हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम क्लास 10th का प्री बोर्ड साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं बच्चों से, जो मैंने देखा है वो बहुत ही रेयर, मतलब ऐसी गलतियां हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चा करते ही करता है। ठीक है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ अपने आप को हम अपग्रेड कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये जो सामने आपके निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है, चाहे हिंदी में देख लीजिए चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है टोटल। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे, दोनों दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो 39 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। स्टार्टिंग का जो सेक्शन ए है, खंड आ है, उसमें 20 क्वेश्चन है। वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके, एक एक अंक के, एक एक मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद 21 से 26 तक आपके 6 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद खंड सी है आपका, सेक्शन बी, पहले 6 क्वेश्चन वाला था, और फिर सेक्शन सी है उसके बाद, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर देने हैं, 3-3 नंबर के आंसर, 3-3 नंबर के मार्क्स के आंसर है, ये क्वेश्चन हैं, सॉरी। फिर आपका डा सेक्शन डी है, उसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स हैं जो 5-5 अंक के होंगे। और लास्ट में फिर आपके केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, जो 3 क्वेश्चन हैं वो 4-4 अंक के हैं, 4-4 नंबर के हैं। तो ये कॉमन है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं आता हूँ सीधा पेपर पे, क्वेश्चन पे आता हूँ, जो हमें गलती नहीं होनी चाहिए हमारी, उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई, इनमें से कौन से अणु में केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली? देखिए, पहली बात, अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक मैं बात बोलना भूल गया, कि आपको क्वेश्चन पेपर लेके बैठना है, तभी अच्छे से डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर को बीच में से हटाता रहूँगा। ठीक है, सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेकर बैठे। अगर नहीं है तो PDF में होना चाहिए आपके पास, जिससे आप उसे देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं आपके, वो सारे होते हैं सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सिंगल एकल लिखा हुआ है। तो यानी ये समझिए कि एकल मैं जो मानता हूँ, बॉन्ड को मैं मानता हूँ, आबंध को मैं डंडे मानता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहला इसमें देखिए, अगर आप CO2 पे जाते हैं, ठीक है, तो जो कार्बन है उस, और जो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है उसके पास, तो ऑक्सीजन कार्बन के पास क्या होता है, इसकी वैलेंस, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में 4 होते हैं। आउटर जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसी को हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। और जो ऑक्सीजन होता है उसके होते हैं 6। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए विद सिंबल। ठीक है, वो आपको जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व है, आपको 1 से 20 टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इनको बना पाओगे। ठीक है, वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको आउटरमोस्ट शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। यहाँ पे बाहरी कोश में जो होते हैं, जैसे मान लो कार्बन का 6 है, तो कार्बन को कैसे लिखते हैं हम, 2 और 4, इस तरह लिखना है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, जब आप इसके आबंध बनाएंगे, तो कार्बन के तो 4 डंडे बनाने हैं हमें, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी है, 2 है, तो वो 2-2 आबंध बना रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक आबंध होने की कोई गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी है ही नहीं। अब हम बात करते हैं, दूसरे पे चलते हैं, NH3 पे। अगर हम NH3 पे चलते हैं, तो 3 आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, वो डंडा एक ही बनाएगा, जो बॉन्ड है, सॉरी, जो भी है, आप जैसे मर्जी समझ सकते हैं। तो एक ही डंडा बनाएगा, एक ही आप एकल आबंध एक ही बनाएगा। और जो नाइट्रोजन होता है, उसके बाहरी कोश में होते हैं 5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में शेयर कर चुका है, हाइड्रोजन से 2 बचेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे डंडे सिंगल दिख रहे हैं, एकल दिख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है, लेकिन मैं बाकी भी आपसे 2 डिस्कस करूँगा। C2H4 जो है आपका, अगर आप हम उसे देखें तो क्या होता है, आपको पता है 2 कार्बन है और दोनों के पास 4 हाइड्रोजन है आपके पास, तो बहुत ईजी रहेगा इसे करना,
क्योंकि 2 आपने इधर हाइड्रोजन दे दिया और 2 हाइड्रोजन आपने इसको इधर दे दिया। ऐसे ही सेम आपने 2 इसको दिया हाइड्रोजन, ठीक है। आपको फिर बताया मैंने कार्बन की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन 4 डंडे बनाएगा। तो आपने 2 बना चुका है, 2 बना चुका है, बाकी ये दोनों आपस में बना लेंगे, इनके 4 डंडे हो गए। लेकिन यहाँ पे ये द्विआबंध आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो CHO जब भी आपको दिखे तो बेटा जी ये एल्डिहाइड होता है, ग्रुप है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। और उसके बाद जब इसका डायग्राम बनता है तो इस तरीके का बनता है कुछ, HC, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा। तो HCH कार्बन के 4 डंडे बनाने हैं आपको। देखो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, जिसकी जितनी संयोजकता है, जितनी वैलेंसी है, वो उतनी डंडे बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। देखिए उसको, क्योंकि उसको अपना जो आउटरमोस्ट शेल है कंप्लीट करना है, तो उतने ही वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, उतने ही डंडे बनाता है, आप उतनी बंध बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, उन्होंने 2 बंध बना रखे हैं, कार्बन को 4 चाहिए तो 4 बना रखे हैं, और हाइड्रोजन एक ही बना पाता है। तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा B, NH3, जिसे बोलते हैं अमोनिया। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। अगर आप इसे पढ़े अच्छे से तो दिए गए आपको जो केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसको बैलेंस करना है, उसमें आपको Y और X निकाल के देना है। अब देखिए फटाफट से, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आप क्वेश्चन को रीड कर नहीं करते हैं अच्छे से, मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चे क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते हो, आपको वो देखना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ें। थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी होते जा रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ बोला आपसे, यहाँ देखिए क्या पूछा उसने कि भाई X और Y बता दीजिए। आपने तुरंत देखा कि भाई कैल्शियम कितना है, यहाँ पर कैल्शियम 3 दिया हुआ है, तो मतलब आंसर पहले 3 आएगा, और Y बचा, Y 2 रह गया बस, क्योंकि यहाँ पे ये सेट हो चुका है आपका कि भाई कैल्शियम यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना है। आपने 8 मिनट के इन दोनों में से ऑप्शन आपने इन दोनों में से मारने हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप चले जाते हैं हाइड्रोजन पे। चल सोचते हैं कि भाई हाइड्रोजन देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा 3 ना, यहाँ पे 2 है, मतलब एल्शियम 3 2 जा 6 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूंगा तो, और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन देखते हैं, चलो पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 है। अगर आप 2 लगाते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, ऐसे यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रखा है, सॉरी 3, आपने 3 से माना था, 3 3 9, 9 ये हो गया, प्लस आपका 4 × में आपने इसे 2 माना तो 4 8, 17 हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे गलत कर दो क्वेश्चन, बस आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर X आगे 3 आ रहा है, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। पहले Y दिया हुआ है, फिर X दिया हुआ है, पहले Y फिर X, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो Y कितना, अब आप X पे आ जाइए, तो ये देखिए कि भाई कैल्शियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो H जो वो पीछे होने वाला है, H जो है वो पीछे होने वाला है, मतलब 3 जो आएगा वो पीछे आएगा। उन्हें क्वेश्चन में YX बोला है, उसने XY नहीं पूछा है आपसे, उसने उल्टा पूछा है आपसे Y और X। तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है आपका, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अब Y पे आते हैं, बात करते हैं 2 पे। तो अगर आप 2 यहाँ लगाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा आपका, और जब यहाँ पे आप 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर आप 2 2 करें तो ये आंसर इसका मतलब बैलेंस नहीं हो रहा, लेकिन आप इसका आंसर ए ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें ए आपका जो पहले वाला है वो ज़्यादा फिट बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस पर यहाँ पे 2 लगाते हैं Y को, तो क्या होगा उससे, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब खिचड़ी पड़ रही थी। उसको मैं थोड़ा और इजी कर रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम ले लिया उस क्वेश्चन ने, इतना नहीं लेना चाहिए था। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इसको आप लिख के सोल्व कीजिए। आप रफ में करके पीछे पेपर में कर सकते हैं रफ में, कि भाई पहले आप इसको बैलेंस कर दीजिए। आपको XY पता ही नहीं है, ठीक है, आप बैलेंस कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई ये CA3PO4 की पावर नीचे 2 है, 3 है कैल्शियम। तो आपको पहले मेटल को बैलेंस करना है। आपने 3 इसके आगे लगा दिया। जब आपने 3 से आगे लगा दिया, अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो देखिए 2 और 3, इसका एल्सियम लीजिए 6 आएगा, तो 6 बना दीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने कार्बन देखा, और ऑप्शन देख सकते हैं आप, कार्बन कितने 3 है, आपने सीधा क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आप इजीली इसमें एक्स और वाई निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो आपने पूछा बस ये ध्यान रखना है, वाई कैसे, वाई पहले आएगा। वाई कौन सा है, ये वाला आपका वाई है, तो ये वाई है 2, और आपका जो एक्स है वो यहाँ पे एक्स है, ठीक है 3, तो आपका आंसर ए है। आप इसे बैलेंस कर लेना, थोड़ी ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है। आप इसको मेरी एडवाइस मान के ऐसे ही सोल्व करना है इसको, ठीक है। बाई ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे कि भाई क्या होता है जब परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, ताप समान रहता है, या लवण का निर्माण होता है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार हम। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन अकर्स। तो सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में, तो आपको पता होना चाहिए आपका सॉल्ट बनता ही बनता है, प्लस बाद में बनता है आपका वाटर, ठीक है। तो इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई एसिड बेस जब भी रिएक्शन होता है तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। देन उसके बाद जब भी ये रिएक्शन करते हैं आपस में सॉल्ट एसिड और बेस, तो टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज करता है। जब भी टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्ट और आप बेस को, सॉरी सॉल्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करेगा और ना ही सेम होगा। देखो ये तीनों ऑप्शन ही एक जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर इसके अंदर कौन सा होगा, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ होगा, और वो आपका ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। अब फटाफट से आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, तो जल्दी से खत्म करते हैं इनको हम। तो इनमें से किस यौगिक मिश्रण का पीएच मान आसुत जल के पीएच निकटतम होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मिक्सचर इज नियरेस्ट टू द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। इनमें से कौन सा है जिसका पीएच डिस्टिल वाटर के इक्विवेलेंट या पास में उसके पास आसपास होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं डिस्टिल वाटर होता है, इसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें वो उसका पीएच जो होता है 7 होता है के आसपास होता है। तो यहाँ पे ब्लड है, HCl है, NaOH है, लेमन जूस है। देखिए जो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच कम होगा, लेमन जूस है खट्टा होता है, तो उसका भी पीएच कम होगा। और जो आपका NaOH है आपका ये बेस है, क्षार है, तो इसका पीएच ज़्यादा होगा। ब्लड ऐसा बॉडी में हमारी होता है जिसकी पीएच अराउंड द, आप बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। ये 7 के आसपास होती है, 7.4 7.8 के आसपास होती है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गर्विता आफ्टर मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट इन हर साइंस लेबोरेटरी पास स्टीम ओवर पीस ऑफ हॉट आयरन, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। गर्विता ने अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में उपयुक्त व्यवस्था करके लोहे के गर्म टुकड़े पर भाप को प्रभावित किया, इस अभिक्रिया को बनने वाले उत्पाद होंगे। सबसे पहली बात, आप इन ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए स्टीम क्या होती है, वाटर होती है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक की ही है। आपने आयरन आपका Fe होता है, जब आप इनकी रिएक्शन करेंगे तो याद रखना ये मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, H2 निकल जाएगा, और आपका हमेशा Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4। ये आपको रिएक्शन लिख के याद करनी पड़ेगी। याद नहीं भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन जब भी रिएक्ट करेगा स्टीम से तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यशत लेपन विधि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है, ठीक है। जिंक की पतली पर चढ़ाना, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया, एल्यूमिनियम की पतली पर चढ़ाना, जिंक से हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, फर्स्ट A coating of thin layer of zinc, B reaction of zinc and sulfuric acid, C coating of thin aluminum layer and reaction of zinc with hydrogen gas। तो देखिए यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन का मतलब सीधा सीधा जो लिंक है वो रस्टिंग ऑफ आयरन से है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, जंग से इसका सीधा से संबंध है, ध्यान रखना आप यशत लेपन का। और इसके अंदर हम जो भी चीज़ें होती हैं उनको जंग से बचाते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं। तो उसके हम क्या करते हैं, जब भी ये वर्ड आए यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन, इसका हमेशा लिंक होता है जिंक से, ठीक है। हम उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की, ताकि रस्टिंग
ना हो जंग ना लगे। ये बाकी तीनों ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकती। ठीक है, 7th पे आते हैं। अभी ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, ये आपको दे रखी है, आपको पूछ रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। ठीक है, चारों में से किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको मैंने फर्स्ट वाले जो अभी हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ देखिए। ठीक है, ये मैंने बनाया था, अभी आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ कि भाई आपको बताया था कि कार्बन है, 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको, इसके जो वैलेंस शेल है क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी इसके बाद 6 होंगे, और जो ऑक्सीजन कार्बन है उसके पास 4 होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, बाहरी कोश में होते हैं। तो ये इस तरह का बिंदु संरचना बन जाती है। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको ये बनाना आता होगा। अगर ये बनाना भी आता है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ये आपने जो डंडे बना रखे हैं उनको वहाँ पे उन की जगह आपको इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, तो इतना करना है। ठीक है, ये आपका बन जाएगी बिंदु संरचना। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन के 6 होते हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा, कि भाई हिंदी में पढ़ता हूँ पहले मैं। नीचे इंसुलिन के विषय में कुछ कथन लिखे गए हैं, इनमें गलत कथनों का चयन कीजिए। पहले बोल रहा है वो गलत, आपको गलत आइडेंटिफाई करना है, ठीक नहीं लगाना। ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, बात हो रही है इंसुलिन की। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, यह एक हार्मोन है, यह पित्त के साथ मिश्रित हो जाता है। देखिए, ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा मैं अभी, अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉलोइंग आर अ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें कि भाई बात हिस्ट्री कर रहा है और वो बोल क्या रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, सही नहीं पूछ रहा। इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर, इट इज अ हार्मोन, इट मिक्स विद बाइल जूस। तो देखिए, इसमें आंसर मैंने लगा रखा है, लेकिन आंसर पे नहीं जाऊंगा मैं, सीधा आपको बताता हूँ। पहले मैं जो इंसुलिन हार्मोन है उसको हमारा पैंक्रियास क्रिएट करता है। सबसे पहले पैंक्रियास क्रिएट करता है, तो मतलब लीवर वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी चीज कि भाई ये एक हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये हार्मोन है। उसके बाद क्या होता है आपका कि भाई आपको हार्मोन ठीक है एकदम, और ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, ये भी ठीक है। जो पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन निकलता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपने देखा भी होगा, जिसको आपने सुना भी होगा, किसी को अगर शुगर हो जाती है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। ठीक है, तो ये हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तीसरा, इट मिक्स विद बाइल जूस, बिल्कुल नहीं, ये बाइल जूस के साथ मिक्स नहीं करता है। अब देखिए, दोबारा आता हूँ मैं, उसने पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड एंड फोर्थ। आपको आंसर क्या हुआ, आपका आंसर डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप तो ये देखेंगे फर्स्ट और थर्ड सही है भाई, फर्स्ट थर्ड कहाँ पे है, कहीं नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ डाल देता तो आप इसको टिक मार देते, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं फटाफट से हम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, लेकिन पादप इस नाइट्रोजन के सीधे रूप से उपयोग में करने में असक्षम है। स्थलीय पादपों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत हैं कार्बन नाइट्रेट और नाइट्राइट, कार्बोनेट पदार्थ और प्रोट सभी। भाई देखो, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 70% नाइट्रोजन है। ठीक है, और जो आपका, लेकिन वो सीधा सीधा उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द अमाउंट ऑफ atmospheric nitrogen is 78%, but plants are unable to utilize this nitrogen directly. The sources nitrogen for terrestrial plant is, मतलब कि भाई ये प्लांट सीधा उस नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को, आंसर में लगा रखा है, लेकिन बताता हूँ। या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हो गया आपका, तो नाइट्रेट होता है, ठीक है, या फिर नाइट्राइट्स, या फिर ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये हर तीनों ही, अगर आपने सुना हो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा भी आपको याद हो, 9th 10th 6th 8th क्लास में आपने पढ़ा था, तो भाई ये आपका नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं हम, वो तीनों ही रूप में, तीनों ही फॉर्म में इसका यूज करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद बात आज करते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि प्राय जंतुओं को रक्त के अंगों के पास पहुंचाने के लिए,
जंतुओं को रक्त को अंगों के पास पहुंचाने के लिए पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। अगर लिखित सूचना के आधार पर सही युग्मों का चयन कीजिए। पहला गाय, मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ दोबारा से पहले मैं। ऑफन एनिमल्स रिक्वायर्स अ पंपिंग ऑर्गन टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। चूज द करेक्ट पेयर और पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ये भाई हमें पता है एनिमल्स के पास जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको एक पंपिंग ऑर्गन, मतलब जो हमारी बॉडी में हार्ट होता है, वो चाहिए होता है ताकि बॉडी को में पूरी बॉडी में ब्लड जा पाए। ठीक है, तो वही आपसे बता रहा है आपको। वो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई जो आपका गाय होती है उसके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। सेकंड ऑप्शन है मछली, हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। थर्ड मेढक, हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। और फोर्थ आपका मानव, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अब इंग्लिश से बात करूँ तो काउ हैव 3 चैम्बर इन हार्ट, फिश 2 चैम्बर इन हार्ट, फ्रॉग 3 चैम्बर इन हार्ट, और फोर्थ ह्यूमंस 4 चैम्बर इन हार्ट। तो भाई जो आपके काउ होती है, देखो फिश में 2 चैम्बर ही होते हैं, फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं, और ह्यूमंस में 4 चैम्बर, और आपका जो काउ होती है उसमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब इसने बोला है कि भाई करेक्ट पेयर चुन दीजिए हमारे लिए। तो आपका करेक्ट ठीक है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और वो किसमें आपके ऑप्शन बी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्या है 11 क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं एक बार हम कि भाई पादपों द्वारा कौन से प्रकार की गतियां परिलक्षित होती हैं। वृद्धि से मुक्त, वृद्धि पर आश्रित, ए और बी दोनों, ध्वनि पर आश्रित। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर शोन बाय प्लांट्स, इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट, बोथ ए एंड बी, एंड साउंड डिपेंडेंट। कहने का मतलब अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि भाई कौन सी ग्रोथ ऐसी हैं, गतियां हैं आपकी, और कौन से मूवमेंट है जो प्लांट शो करते हैं, दिखाते हैं अपनी। ठीक है, तो या तो वो डिपेंडेंट ग्रोथ, वृद्धि से मुक्त होती है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसी ग्रोथ होती है इसमें इसमें आपका वृद्धि ग्रोथ नहीं हो रही होती। कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं, मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें ग्रोथ हो रही होती हैं, और या फिर वो दोनों पे डिपेंड करती हैं, या फिर साउंड पे डिपेंड करती हैं, ध्वनि पर आश्रित होती हैं, डिपेंड करती हैं। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, और कुछ गति ऐसी होती हैं, मूवमेंट ऐसी होती हैं जो डिपेंडेंट होती है। दोनों ही तरह की आपकी मूवमेंट प्लांट शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम कि भाई पदार्थ H का अपवर्तनांक 1.5 है, H में प्रकाश की गति चाल होगी। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस H is 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इज H विल बी। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वो आपसे सीधा पूछे कि भाई इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आपको दिया हुआ इसमें क्या इसकी चाल होगी या स्पीड होगी, तो आप उसी के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो आप इसी तरह क्वेश्चन आपको दिया हो, इसी तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हो और आपसे स्पीड पूछे, तो आप उस स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ को आप उसके जो आपको गिवन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है आप, और जो आपका गिवन जो दिया हुआ है अपवर्तनांक, उससे उसे डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं मानव जाति। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जाति केवल लैंगिक जन्म प्रक्रम द्वारा सतत रहती है। मानव की युग्मनज में लैंगिक सूत्रों के युग्मों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। मैं हिंदी वाला क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ कि इसमें पूछा है आपसे कि भाई हमारे अंदर मानव जाति जो आगे बढ़ती है वो लैंगिक जन्म द्वारा ही आगे बढ़ रही है। ठीक है, और जो मानव में युग्मनज में लैंगिक गुणसूत्रों के युग्म संख्या कितनी होती है? युग्मनज मतलब जब युग्म आपस में मिल जाते हैं तो बनता है आपका युग्मनज। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसमें लैंगिक गुणसूत्रों की युग्म जोड़े की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि भाई मैनकाइंड कैन ओनली सस्टेन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सस्टेन का मतलब होगा कि हम तभी रहेंगे जब हम रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जायगोट ऑफ ह्यूमन इज। भाई सीधी सी बात है, या तो XX होगा तो फीमेल होगी, या XY होगा तो क्या होगा? आपका बॉय होगा। तो आपका एक ही पेयर होता है। ठीक है,
किसी ने 2 लगा रखे, कोई 2 लगा, 2 सबने मोस्टली इसमें ज़्यादातर बच्चे 2 ही लगाएंगे, कहेंगे भाई 2 है। नहीं, उसने पूछा है कि जायगोट के अंदर कितना पेयर होंगे, तो जायगोट का भैया तो जायगोट ये बनेगा या फिर ये बनेगा, तो दोनों में कितने होंगे, एक पेयर है, दोनों एक ही पेयर कहलाएगा भाई, पेयर एक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, गलत नहीं करना है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके पास 4 ओम के प्रतिरोधक उपलब्ध है, परिपथ में कुल 20 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु ऐसे कितने प्रतिरोधकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार हम इंग्लिश में। रेजिस्टेंस ऑफ ओनली 4 ओम आर अवेलेबल विद यू, हाउ मेनी सच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन अ सर्किट। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर देखो हिंट नहीं देना, हिंट अगर दिया जाए तो आपको पता है अगर 4 ओम के आपके पास एक रेजिस्टेंस है, अगर आप इसमें 4 ओम और ऐड करेंगे, फिर 4 ओम ऐड करेंगे, आप सिंपल करते करते 1 2 3 4 5, ईजी आपका आंसर 5 है। और ये सारे एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको हम कैसे अरेंज करें, तो ध्यान रखिए जब हम ऐसे अरेंज प्लस करते हैं, सीधा प्लस करते हैं, तो वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला ऑप्शन, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो भाई इसका आंसर है बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, एमीटर आपका करंट मेजर करता है, विद्युत धारा मेजर करता है, वोल्टमीटर विभवांतर वोल्टेज करता है, और डिफरेंट अगर आपको रजिस्टर बदलना है तो रजिस्टर यूज होता है, लेकिन इसने बोला है कि भाई मेंटेन करना है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस अ कंडक्टर, तो हम यूज करते हैं बैटरी एलिमिनेटर को। ठीक है, सॉरी। उसके अगला क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन है कि भाई चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 बार मैग्नेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। भैया नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है भाई, आपको याद रखना चाहिए, याद रखना है कि भाई नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर होता है मैग्नेट के, ठीक है, अब साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इनमें से आप देखते हैं तो भाई ये तो कैंसिल ही हो गया सीधा, ये भी कैंसिल हो, 2 ऑप्शन दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब मैंने आपको भी बताया, देखिए नॉर्थ से निकलती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका देखो गलत हो रहा है, आंसर बी होगा, 8 नीचे लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20। आपसे पूछा गया है कि अभिकथन कारण दिए हुए असर्शन रीजन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कि इन प्रश्नों के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और अभिकथन ए और एक कारण दिया आर, इन प्रश्नों सही उत्तर को नीचे दिए विकल्पों में से चुनना है आपको। ठीक है, अगर अब देखिए 2 आपको लाइन स्टेटमेंट दी होगी, 2 लाइनें, एक अभिकथन और एक उसका कारण। अगर वो दोनों सत्य हैं ए और आर, तो आपको दो सत्य हैं, आर एक औचित्य स्पष्टीकरण है और आर उसका पूरा का पूरा रीजन है अच्छे से ए का, तो वो आपका ऑप्शन लगाएंगे ए। और अगर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए उसका औचित्य स्पष्टीकरण नहीं है, तो लगाएंगे आप बी। ए सही है लेकिन आर गलत है तो सी, और अगर ए गलत है लेकिन आर सही है तो उसका ऑप्शन डी। एक बार इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये हो जाएगा आपको कि भाई अगर आपका ये क्वेश्चन है आपको दिए हुए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बोथ आर ए एंड आर, मतलब ए इनकी बात कर रहा है वो, ए आर दोनों अगर ट्रू हैं, और जो आर है आपका करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी ऑप्शन है, उसका रीजन है उसका ए का, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। दोनों ठीक है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी। दोनों ट्रू हैं लेकिन आर इज नॉट, सॉरी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो सी। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू इज डी। अब आते हैं मशरूम, क्वेश्चन 17 पे आते हैं। उसने बोला है आपको मशरूम सिंथेसाइज इट्स फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए भाई, मशरूम एक तरह का फंगस होता है और फंगस कभी अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, क्या होता है, चाहिए होता है आपको फोटोसिंथेसिस, मतलब करना पड़ता है उसको, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल के बाद उनके पास एब्सेंट रहता है। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, और अगर आप दूसरा ऑप्शन पे जाएं, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ मशरूम, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब जो ये आपका देखो लिखा हुआ है उसने, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ मशरूम, मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये ठीक है, ऊपर गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है, आंसर डी लगा रखा है मैंने इसमें। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है आपका, हम किसी एक अभिकथन पढ़ता हूँ, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई।
प्रकाश की किरणें इस माध्यम में आर पार हो जाती हैं, में से पार हो जाती हैं, ये भी ठीक है। तो वी आर एबल टू सी थ्रू इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिल्कुल ठीक। दैट लाइट रे आर ट्रांसमिट थ्रू दिस मीडियम, देखिए लाइट ट्रेवल करेगी दूसरे मीडियम में तभी हम देख पाएंगे। तो इसमें ए और बी दोनों ही ठीक है, और जो इसका दूसरा जो रीजन है, वो जो का रीजन दिया है वो एकदम ठीक दिया है। तो आंसर का ऑप्शन क्या होगा? ए। दोनों ठीक है और दोनों ही आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन कि भाई कुएं के जल में साबुन कम झाग बनाता है। भाई बिल्कुल, कुएं का पानी हार्ड होता है, ठीक है, और इसलिए उसमें झाग कम बनते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि भाई वाटर फ्रॉम डेड वेल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बिल्कुल ठीक, दोनों ही ठीक है। भाई वो हार्ड क्यों होता है? ठीक है, सॉरी हिंदी में पढ़ना है मुझे। कोई जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो आपका जल होता है कुएं में से निकलता है, धरती वाला जल होता है, उसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो वो उससे लेदर नहीं बना पाता। यही कारण है कि भाई अगर आप कुएं के पानी में कपड़े धोओगे, जैसे लोग धोते हैं, बर्मे में धोते हैं, तो झाग कम बनते हैं। अगर आप कुएं तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बर्मे में देख सकते हैं आपको, तो बर्मे में का पानी हार्ड होता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव में मूत्र निर्माण प्रक्रिया में जल का चयनित पुनर्अवशोषण होता है, ठीक है। अगला है दूसरा रीजन क्या है इसका, जल की अत्यधिक मात्रा में हानि मानव शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती। क्या बात कर रहा है भाई, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस वाटर इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। दूसरा रीजन क्या है इसका, वाटर लॉस इन लार्जर अमाउंट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज नॉट हार्मफुल। भाई पहली बात तो इसमें भाई ठीक है, ये एकदम ठीक है कि भाई जब मूत्र निर्माण होता है, हमारी बॉडी में यूरिन बनता है, तो वाटर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ये एकदम ठीक है। जो आपका पहला वाला है एकदम ठीक है। दूसरा लॉस, वाटर लॉस इज लार्ज अमाउंट फ्रॉम वुमेन बॉडी इज नॉट हार्मफुल। अरे भाई पानी अगर निकल जाएगा बॉडी में से तो कुछ नहीं बचने वाला। आपको पता ही है हमारी बॉडी मोस्टली 70% आपका पानी से ही है, पानी है हमारी बॉडी में मोस्टली, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर आपका ए ठीक है और बी आपका गलत है, मतलब आर आपका गलत है। तो आप इस पे जाएंगे, ऑप्शन सी पे जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर वाटर निकल लॉस हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत अलग अलग डिजीज़ हो सकती है हमें, ठीक है। अब अगले पार्ट में मैं बी और आपको सेक्शन सी करके दिखाऊंगा। अभी के लिए ये आप अच्छे से कर लीजिए, और आप इसे 1.5x पे भी स्पीड पे करके देख सकते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, तभी आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।